आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आजकल तवातुर से कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के हालात हैं तो एक्साइटमेंट शायद मुझ में भी कहीं मौजूद है। बहरहाल आज सुबह जब सोकर उठा तो आप यकीन करें एक साथ दो बातें जहन में आईं, दो बातें, एक एक शेर और एक बात। मतलब एक लम्हे में जो कहते हैं ना कि जैसे आमद होती है। एक तो जॉन एलिया का आपने शेर सुना होगा, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश इस जबान दराज का मुंह नोच ले कोई। काश इस जबान दराज का मुंह नोच ले कोई। कि खान साहब तकरीर फरमा रहे थे। सबसे पहले एक बात जहन में रखिए कि मुझ जैसे लोगों के बारे में कि जो हम कहते हैं, मुझसे ऐसे दर्जनों लोग हैं कि इनका क्या हम कहीं से पैसे लेते हैं, हम किसी पार्टी के फ़ैन हैं, किसी को जितवाना चाहते हैं, किसी को जानबूझ के हरवाना चाहते हैं। ये ज़मीरों का मामला होता है। इसके बारे में गौर कर लें कि इन प्रोग्रामों में किसकी हिमायत की जाती है, किससे नफ़रत का इजहार या मायूसी का। मैं इन सब को स्टेटस को का हिस्सा समझता हूँ, मगर जब वो कहते हैं ना कि बैड और अगली वर्स्ट वाली बात आ जाए तो उनमें से एक बेहतर तलाश करना पड़ता है। मजबूरी बना दी जाती जब दीवार से लगा दिया जाता है। तो खान साहब की तकरीर के दौरान जो मुझे नहीं पता वो कहाँ से शुरू हुई थी, मगर फिर दूसरी बात जो जहन में आई वो ये थी कि बाजवा साहब आ रहा है मज़ा। कि हैरानी तो होती होगी, शर्मिंदगी भी होती होगी कि हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज कैसे बुत खानों में भगवान बने बैठे हैं। शेर चेंज किया मैंने थोड़ा सा। हैरानी तो होती होगी, परेशानी भी होती होगी, शर्मिंदगी भी होती होगी कि आदमी इस उम्र में और कमाता क्या है। खैर, तो खान साहब फरमा रहे थे कि मेरे दौर में मीडिया मुकम्मल आज़ाद था और मैं एक आज़ाद मीडिया से नहीं डरता। अगर आप लोगों को याद हो, अभी पिछले ही 2-3 प्रोग्रामों में मैंने कहा है कि बहुत सारे सवाल उठाएं कि उनके साथ जो सहाफ़ी होते हैं वही सवाल करते नहीं और खान साहब खुद जवाब देते नहीं, और जो ये सवालात कर सकते हैं खान साहब उन्हें अपने पास आने की इजाज़त देते नहीं। तो पहले मैं मीडिया पे, फिर खान साहब ने जो तारीख़ी जुमला कहा कि लीडर और जनरल यू टर्न ले सकते हैं। काश इन प्रोग्रामों में इतना टाइम हो कि मैं ये नो यू टर्न पर यहाँ के ट्रैफिक लॉज बताऊँ आपको कि ये कितना मुश्किल काम है कि एक एग्ज़िट अगर मिस कर जाएं और एक लाइट मिस कर जाएं तो यू टर्न लेने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये बातें वो शख्स कर रहा है जो कहता है मैं मगरबी जमहूरियत से वाकिफ़ हूँ, मगरब से वाकिफ़ हूँ, मगर उसे ही नहीं पता कि यू टर्न कब लेना पड़ता है और उसके क्या नुकसानात होते हैं और एक गलती कहाँ से कहाँ ले जाती है। मगर मैं अपने तौर पे बता दूं कि लीडर जब गलती करता है ना, जो खान साहब कहते हैं ना कि गलती करो तो यू टर्न ले लो, हाँ ले लो, मगर सुबह गलती करो, शाम को यू टर्न ले लो। तो उसके लिए अगर लीडर गलती करे तो फिर जनरल फौज ही नहीं, कौम भी बर्बाद होती है, रियासत भी तबाह हो जाती है। जनरल तो अगर गलती करे किसी फौजी महाज पर तो एक आध मोर्चा ही लूज करना पड़ता है अगर फौरी संभाल ली जाए, मगर लीडर यू टर्न पे यू टर्न ले, वो तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है। मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि खान साहब जो मीडिया से कहते हैं कि उनके दौर में आज़ाद था, आप यकीन करें, अगर आपको याद हो, जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, देखते हैं, उन्हें याद होगा कि जब खान साहब बतौर वज़ीर आज़म अमेरिका तशरीफ़ लाए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, जो यूनाइटेड नेशन के विज़िट के बाद, अगर जहन में आप लोगों के हो, जिस पर वापसी पे ऐलान किया जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। आज अमेरिका के बयानिए के, उसकी सोच के मुखालिफ ही नहीं बल्कि उसे साजिशी भी करार देते हैं। तो उस विज़िट में खान साहब से यहाँ टोटल एक सहाफ़ी मिला था, जिस पर दूसरे सहाफ़ियों ने बड़े घटिया इल्ज़ामात भी खान साहब पे लगाए, और वो थे शाहीन शहबाई। और मैं पहले भी ये वाक़या सुना चुका हूँ, आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। जब वो इंटरव्यू के बाद या गुफ्तगू जो उनकी हुई मुलाकात के बाद बाहर निकले तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई शकील साहब और डॉन वाले गए अंदर। मैंने कहा क्या मतलब? कहने वो कहता है मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। 1 साल पहले शकील
शकील उर रहमान की गिरफ्तारी से 1 साल पहले की पूरी एक बात है ये। फिर सब ने देखा कि शकील उर रहमान गिरफ्तार हुए और कितने घटिया मुकदमे में गिरफ्तार हुए। मैं कहीं तरफदारी नहीं कर रहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं किया, वो जाने अल्लाह जाने, मगर ये पता है जो आज उनका सबसे बड़ा खान साहब का ट्रोलर मीडिया है, उसके 10 अरब रुपए के टैक्स माफ़ी की है, जो मरीम नवाज रोज़ इल्ज़ाम लगाती कि 40 अरब का फ़ायदा पहुंचाया। और इन्हीं प्रोग्रामों में बताया गया कि जब वो 10 अरब का इल्ज़ाम लगा टैक्स खाने का, कि वो न्यूयॉर्क मुलाकात के लिए खान साहब की उसी विजिट में जिसका अभी मैंने जिक्र किया है कि वो आ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया। क्यों किया? कि मैंने इस खबर के साथ ये भी बता दिया कि इंसानी तारीख का पहला मीडिया है कि जो सिफारतकारों के साथ दरमियान में बैठ के खान साहब की तकरीर पर तालियां पीटता है। यह है खान साहब। और फिर किसको नहीं पता पाकिस्तान में, कि मैं जानता भी नहीं हूँ, तलत हुसैन से मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, शायद 2 बार टेलीफोन पर बात हुई हो। पहला शिकार थे खान साहब के वो, कि जियो पर दबाव डलवा कर निकलवाया गया। फिर सोहान, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मैं सिर्फ खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनसे कहना चाहता हूँ, कभी गौर तो करें कि पूरा आलमी मीडिया, पूरी आलमी बरादरी की ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जितने बड़े इदारे हैं, सब ने खान साहब के मीडिया पर जो खान साहब ने किया, फिर पीका के आखिरी लम्हात में कानून बनाने तक जो कुछ किया खान साहब ने, वो जिस बहादुरी से झूठ बोलते हैं मुझे यकीन नहीं आता। फिर कहते हैं कि जी गलती सुधार लें, यू टर्न ले लें। मतलब ये कि बाजा साहब, अगर ये नहीं किया आपने, अपनी गलती तस्लीम नहीं की, तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। क्योंकि साथ में उन्होंने कहा ना कि मजबूत जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि सोशो पॉलिटिकल, मईशत के लिए ज़रूरी है कि सोशो पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए, जो अक्सर मैं भी कहता हूँ कि यकीनन होना चाहिए। मगर खान साहब का जो लहजा, गुफ्तगू, उसके मानी, वो सब ये थे कि मुझे लेकर आओ, वापस लेकर आओ, वरना मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। और अगर आपको याद हो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन्हीं प्रोग्रामों में कहा है कि कल खान साहब अगर हार गए तो एक नया तूफान खड़ा होने जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो खान साहब जीत चुके हैं, 20 में से 21 सीटें जीती हैं उनका मीडिया, सोशल मीडिया, वो सब जीते हुए हैं। मगर सबको पता है कि कांटे का मुकाबला होगा बड़े पैमाने। मगर खान साहब जो इलेक्शन कमिश्नर को तस्लीम ही नहीं करते, उसे मुतनाज़ा बना दिया है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी महफूज है वहाँ। फिर कल इलेक्शन भी है, क्योंकि खान साहब ने तो बयानियाँ बनाना होता है ना, मार्केटिंग करनी होती है। मगर खबर आ गई कि खान साहब ने उससे मिलने की कोशिश की, मगर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, ओपन आइए, मिल लीजिए, सब आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, मगर अकेले में नहीं मिलूंगा, खुफिया मुलाकात नहीं करूंगा। जिस तरह आसिफ जरदारी को गालियां भी देते हैं, मगर खास आसिफ जरदारी से मिलने के लिए रियाज मलिक को इस्तेमाल किया था ना, वो ऑडियो भी आ चुकी है ना, आप सब ने सुनी होगी। तो खान साहब, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि देखें, खान साहब को जो लहजा है ना, वो बिल्कुल हिटलर वाला है। वो अपने झूठ को यकीन की हद तक बोलते हैं सच समझकर, और उस पर कायम है। कल खान साहब हारेंगे तो पाकिस्तान हार जाएगा, और खान साहब जीतेंगे तब पाकिस्तान हार जाएगा। क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं, वो जो अशराफिया के बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया के ट्रोलर हैं, वो जिस तरह से ज़बानें चला रहे हैं, उन्होंने कभी गौर नहीं किया कि उनके माँ बाप ने ये डिफेंस में, क्लिफ्टन में, मॉडल टाउन में और हम पाकिस्तान की महंगी तरीन बस्तियों में घर बनाए कैसे, उनका बैकग्राउंड था क्या। मगर आज वो करप्शन के खिलाफ हैं, और उस आदमी के साथ हैं जो करप्शन को, जिसने आर्ट का दर्जा दे दिया है, जो अपनी करप्शन को भी दूसरों पर डाल देता है। एक एक चीज़ गौर से देखें तो यकीन नहीं आता। कल अगर आप इनके सारे लोगों की तकरीरें सुने, गुफ्तगू सुने, शेख रशीद कि इस्टेब्लिशमेंट दूर रहे, वो फरमाता है कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उन्हें मेरे मिजाज के बारे में पता है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, कि जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा हूँ। मैं आपसे हलफ लेके कहता हूँ कि शेख रशीद ने मुझसे कहा, जब ये मुशर्रफ के दौर में शुगार देकर ये आगे बढ़ रहा था,
میرے ساتھ یہ محترم گئے 5th ایونیو مینہٹن پر شاپنگ کرنے. میرے ان کے درمیان ہمیشہ آرگومنٹ ہوتے رہے جب بھی ملاقات ہوئی زندگی میں. تو مجھ سے کہتے ہیں تو پاگل ہے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی صحافت اور سیاست دونوں فوج سے مل کے ہو سکتی ہیں. میں نے تو 55 سال کی عمر میں جا کے ریلائز کیا تو بھی کر لے, ورنہ تو بڑا صحافی نہیں بن سکے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میرے مزاج سے واقف ہیں. جس طرح سے سوشل میڈیا اور جو پروفیشنل میڈیا بنتا ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور جو حرکتیں کر رہا ہے, اور ان کے مالکان جو ہیں وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, میں یقین کامل سے جانتا ہوں کہ وہ ایک اشارے پر شلوار بھر جائے ان کی. یقیناً کہیں کوئی دوسرا سیگمنٹ کام کر رہا ہے, کہیں اسپلٹ موجود ہے. اور یہ اتنی خوفناک بات ہے جس کا اندازہ نہیں ہے کہ جیسے مشرف کو ہٹانے کے لیے, اتارنے کے لیے, بھگانے کے لیے جنرل کیانی نے تحریک بحالی عدلیہ شروع کروائی تھی نا, یہ بالکل ویسا ہی گیم ہو رہا ہے باجوہ کے خلاف. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. جب ان کے لوگ نوجوان بچے سڑک پہ کھڑے ہو گئے اسلام آباد کے, اگر میں وہ ویڈیو دکھاؤں کہ کیا زبان استعمال کرتے ہیں, ویڈیو موجود ہے میرے پاس, روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں, تو مجھے کہنے میں کیا ڈر ہے. اب وہ خوف ختم ہو گیا. یہاں بیٹھ کے بھی ڈر لگتا تھا پہلے, اور میرے ساتھ تو جو ہوا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے, یا میرا ضمیر جانتا ہے, یا میرا دل جانتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک میرے جو اپنے جال بنے ہوئے ہیں. تو کوئی اسپلٹ موجود ہے, اور ڈر یہ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے, کہ اس ادارے میں کوئی حادثہ ہوا تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر کیا ہوگا. کہ خان صاحب کی دھمکیاں کل کے بعد ایک نیا طوفان, ایک نیا کرائسس آنے جا رہا ہے. یاد رکھیے گا, ایک ایسی قیامت کھڑی ہونے جا رہی ہے کہ خان صاحب جیت گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. کیونکہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کا بگننگ کا دور تھا, تو ایک پاکستان سے صحافی نے مجھے فون کیا کہ دیکھو سوشل میڈیا پہ بلڈ کرو, پاکستانی میڈیا ختم ہونے جا رہا ہے. کہ خان صاحب جو ہیں وہ چائنیز, رشیا اور سعودی طرز کا میڈیا چاہتے ہیں پاکستان میں. تو یہاں تو کوئی آزادی رہی نہیں ہے. میرے اپنے دوستوں نے جو درجنوں واقعات سنائے ہیں, جو درجنوں بیچارے بے در ہوئے ہیں, چھوٹے سے آدمی کو تو ذکر تک بھی نہیں ہوتا ہے کس کس کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیسے کیسے ہوئی, کیسے ہراساں کیا گیا ہے. میں ان صحافیوں کے نام نہیں لوں گا جن پہ ڈائریکٹ مہر لگی ہوئی ہے, اور ان سے میں بھی ایگری نہیں کرتا کہ بطور صحافی آپ ایک طرف کھڑے ہو کے الزامات در الزامات اور آپ پارٹی بن جائیں. میں کسی کی پارٹی نہیں ہوں. تو جو سچ ہے, اگر آپ کو یاد ہو, میں کہہ رہا ہوں کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا, مگر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کانٹے کا مقابلہ نہیں ہوگا, کیونکہ خان صاحب کو بیانیہ بیچنا آتا ہے, ان کو مارکیٹنگ آتی ہے, وہ ریپیٹ کرتے ہیں. یہ بھی میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ انہی پروگرام بتایا کہ خان صاحب نے مارکیٹنگ کے اصول کے تحت سیاست کر رہے ہیں کہ ایک ہی پروڈکٹ کو چاہے وہ کتنی بری ہو روز نئے پیکٹ میں ڈال کر بیچو, اور جتنی اس کی تعریف کر سکتے ہو کرو. تو خان صاحب اس پیمانے پر کام کر رہے ہیں. تو کل کیا ہوگا میں نہیں کہنا چاہتا, مجھے پتہ ہے کیا ہوگا, مگر مجھے دونوں صورتوں میں پاکستان ہارتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ الیکشن تسلیم, رزلٹ تسلیم نہیں ہوگا. اور اگر خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا تو 28-29 تک ہی حکومت ختم ہو جائے گی ساری کی ساری. یا خان صاحب ہو سکتا ہے قومی اسمبلی میں 2-3 سیٹوں کا فرق ہے نا, تو وہ توڑوا دیے جائیں گے, خان صاحب پھر حکومت بنا لیں گے. پھر اس کے بعد کیا الیکشن کروائیں گے خان صاحب, مجھے نہیں پتا. مگر ایسا ہوتا نہیں نظر آ رہا کہ خان صاحب کل جیت جائیں. یہ یاد رکھیے گا, میرا کہنا جو میں نے سمجھا ہے گراؤنڈ ریئلٹی, جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے, مشکل نظر آتا ہے. مگر خان صاحب الزام لگا دیں گے, ابھی تو صاف کہہ رہے ہیں نا سب ان کے سارے ٹرولر وہ کہ الیکشن کمشنر, ریاست, اسٹیبلشمنٹ, حکومت, ادارے سب خان صاحب کے خلاف ہیں. تو اگر ایسے میں وہ ہار جاتے ہیں تو وہ تسلیم کریں گے, اور جو ان کے لوگ ٹویٹر پہ گفتگو کر رہے ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے, معیشت کہاں جا رہی ہے, اور وہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہی مہنگائی پہلے مہینے میں حکومت کے آتی کیسے ہو گئی تھی. اب تو IMF کا معاہدہ بھی اس حکومت کے گلے میں پڑا ہوا ہے نا,
مگر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادیں بہت پہلے رکھ دی گئی تھیں. یہ جو کچھ آج فیس کر رہی ہے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیاں یا فوج یا معاشرہ، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. تو یہ الٹیمیٹ رزلٹ ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ دعا کریں کل کے حالات درست رہیں اور ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ثابت ہو جائے اور سکون آ جائے معاشرے میں، ہم آگے بڑھ سکیں زندگی میں، کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، کہ ٹیلیسکوپ کے تھرو نئی دنیایں دریافت ہو رہی ہیں، نئی باتیں کی جا رہی ہیں. کوئی مریخ پہ جا رہا ہے، کوئی چاند پہ جا رہا ہے، اور ہم زمین پہ بھی رینگنے کے قابل نہیں رہے. اللہ حافظ.